अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D2 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 10 उसकी हम एक्सरसाइज 10D करेंगे। तो एक्सरसाइज 10D आपको के सामने उसका क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। इफ मेजर ऑफ एंगल ROP इज़ 42 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ एंगल OPR। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कॉर्ड, तो उसको समझना ज़रूरी है। देखें यहाँ पर अगर हमारे पास कॉर्ड क्या चीज़ होती है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल मौजूद है, जैसे ये मेरे पास सर्कल है, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास ना हो, उसके अलावा सर्कमफिरेंस यानी सर्कल की बाउंड्री के किसी दो पॉइंट्स को टच करे। जैसे यहाँ पर A है और यहाँ पर ये एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तो ये जो लाइन है ए बी पॉइंट्स को टच कर रही है। तो ये जो लाइन मेरे पास होगी, देखें ये सेंटर में से भी पास नहीं कर रही, तो ये जो लाइन मेरे पास होगी ये क्या होगी, ये कॉर्ड होगी। इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। अगर मैं कोई और कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। देखें एक और कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दी, ये AB थी और ये कॉर्ड CD थी, तो ये भी क्या होगी, कॉर्ड होगी। इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे। यानी सर्कल के सेंटर में से बस पास ना करे और बाकी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को सर्कमफिरेंस के ऊपर यानी उसकी बाउंड्री के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स को टच करे, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्वेश्चन में कॉर्ड PQ बोला गया है, तो देखें ये PQ कॉर्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कॉर्ड PQ है, ये मेरे पास PQ कॉर्ड है, क्योंकि ये सर्कल की सर्कमफिरेंस है, सर्कल की बाउंड्री है, उसके ऊपर एक पॉइंट P और दूसरी पॉइंट Q, ये दोनों पॉइंट सर्कमफिरेंस के ऊपर हैं, बाउंड्री के ऊपर हैं। और ये लाइन PQ सेंटर में से भी पास नहीं कर रही, ठीक है। अगर सेंटर में से पास करेगी तो फिर हम उसको डायमीटर या रेडियस बोलेंगे, लेकिन ये सेंटर में से भी पास नहीं कर रही, सर्कमफिरेंस को दो पॉइंट पर टच कर रही है, एक P पर और दूसरा Q पर, तो इसको हम ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर एक कॉर्ड दी गई है PQ ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो इफ़ मेजर ऑफ एंगल ROP 42 डिग्री है। अब हम ये देखेंगे कि ROP 42 डिग्री एंगल कहाँ पर है। तो देखें ROP, तो O सेंटर में आ चुका है, तो ये वाला एंगल जो है ये 42 डिग्री है। सेंटर में हम देखते होते हैं कि ये मेरे पास एंगल जो है ये 42 डिग्री का है, इसको मैं 42 डिग्री मेजर कर दूंगा। ये मेरे पास 42 डिग्री का है। अब पूछा क्या जा रहा है, इफ़ ROP 42 डिग्री फाइंड द साइज ऑफ एंगल OPR। अब ये एंगल OPR कौन सा, देखें यहाँ से OPR, तो P सेंटर में आ गया, तो ये वाला एंगल जो है ये OPR है। इसको मैं ग्रीन से शो कर दूंगा, हाईलाइटेड एरिया को ख़त्म कर देता हूँ, तो इसको मैं एंगल OPR को मैं ग्रीन से शो कर दूंगा। तो ये मैंने ग्रीन से शो कर दिया और यहाँ पर मैं X डाल दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास अननोन एंगल है। तो ये हमने X फाइंड करना, तो इसका मतलब मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गई। ये देखें POR, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है POR। तो इसमें मैंने अब क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही मेरे पास जो एंगल है वो एंगल OPR है। तो अब इसमें दूसरी बात नोट करें कि ये वाली जो मेरे पास लेंथ है QR, ये इक्वल है किसके, PR के। गो के ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर एक सिंगल कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक सिंगल कट लगा हुआ है। इसका यही मतलब है कि RQ इक्वल है किसके, PR के। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा, देखिए क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ कि QR इज इक्वल टू PR, QR इज इक्वल टू PR। क्योंकि ये मेरे पास लेंथ है, इसलिए मैं यहाँ पे इनके ऊपर लाइन डाल दूंगा कि QR इक्वल है किसके, PR के। इसका मतलब है R जो है वो सेंटर हो गया इसका लाइन PQ का। अगर QR इक्वल है किसके, PR के, इसका मतलब यह है कि R जो है वो सेंटर है इस लाइन का PQ का, जिसमें से ये
परपेंडिकुलर जो है वो पास हो रहा है। अभी हम इसको परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, आप ये इसको ओ आर का नाम दे सकते हैं कि ओ आर जो है इसमें से पास हो रहा है, आर में से, और आर यहाँ पर सेंटर है। तो अगर मेरे पास कोई एक कॉर्ड हो और कोई एक लाइन जैसे ओ आर है वो इसके सेंटर में से पास करे इस कॉर्ड के, तो वो इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। देखें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको राइट हैंड साइड पे लिखी नज़र आ रही है, द लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट ओ आर, इसकी बात हो रही है। लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट किया गया हो, टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, आर है, और ओ आर जो है वो लाइन सेगमेंट है, वो इस कॉर्ड के सेंटर में से पास कर रहा है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ये एंगल मेरे पास देखें 90 डिग्री होगा। तो ये देखें मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इस प्रॉपर्टी से मेरे पास ये एंगल जो है पी आर ओ 90 डिग्री बन गया। तो अब मैं इस ट्राइंगल में एंगल सम का फार्मूला यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आइए ज़रा फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ आर, किस ट्राइंगल की बात हो रही है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, पी ओ आर, ये राइट एंगल, इसकी बात हो रही है। इन ट्राइंगल पी ओ आर, एंगल सम का फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि एंगल एक्स जो कि हमने फाइंड करना है, अननोन एंगल है, प्लस 90 डिग्री और प्लस ऑलरेडी मेरे पास ये एंगल मौजूद है 42 डिग्री का, ये 42 डिग्री, ये देखें एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं 180 डिग्री एंगल सम, यानी कि किसी ट्राइंगल के कोई भी तीन एंगल 180 ही बनाएंगे हमेशा सम अप होकर। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो ये मेरे पास 132 आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 132 को मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास 48 डिग्री आ गया। और ये मेरे पास एंगल जो एक्स है, ये एंगल इसको मैं ओ पी आर एंगल बोलूँगा, ये मेरा एंगल ओ पी आर है, ओ पी आर यही मैंने फाइंड करना था यहाँ पर, एंगल ओ पी आर इसी को मैंने फाइंड करना है। तो ये मेरा निकला है, ओ पी आर को मैंने एक्स बोला हुआ था, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंगल ओ पी आर, ये जो कि इसकी मेजरमेंट है तो इसलिए मैं यहाँ पर m डाल दूँगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर बना इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह मैंने अपने इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये ए बी जो है अगेन कॉर्ड है इस सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है। तो ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ओ सी जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है ये इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखें इसका क्या मतलब है, ओ सी, ये परपेंडिकुलर का साइन मैं यहाँ पर भी लिख दूँगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये मेरे पास जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ओ सी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी कॉर्ड के ऊपर। तो इफ़ मेजर ऑफ ए सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो गिवन की गई है 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसके ऊपर लिख दूँगा 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड मेजर ऑफ लेंथ ए बी, तो ए बी की लेंथ फाइंड करें, तो मैंने मेजर ऑफ ए बी की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 का ही यूज़ होगा यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर कोई परपेंडिकुलर
जो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया गया हो किसी कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यही प्रॉपर्टी 2 बोल रही है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब आप कहेंगे सर अभी आप इसको लाइन सेगमेंट बोल रहे थे OC को, तो ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया? तो देखें परपेंडिकुलर उसने पहले ही बोला है कि OC लाइन सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी AB के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। तो ये OC जो है लाइन सेगमेंट भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। और प्रॉपर्टी 2 के मुताबिक अगर कोई परपेंडिकुलर हो किसी कॉर्ड के ऊपर तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? उस कॉर्ड को आधा आधा कर देता है कि आधा इधर कर देगा और आधा इधर कर देगा। यानी कि ये जो लेंथ है AC वो इक्वल है किसके? BC के। यानी इसको आधा आधा कर दिया। तो अगर आधा यहाँ से AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको भी मैं 4 सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो ये 90 डिग्री यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये मुझे इस प्रॉपर्टी से पता चला, प्रॉपर्टी 2, क्योंकि OC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, लिहाजा इसने AB को आधा आधा कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट देखें, बाइसेक्ट का वर्ड यूज़ है, बाइसेक्ट यहाँ पर हाफ को बोलते हैं कि हाफ कर दिया उसने। तो इसका यही मतलब हुआ कि AC अगर 4 था तो BC भी 4 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? AB पूछा जा रहा है। तो AB जो है वो AC प्लस BC से मिलके बना है। तो आइए AB निकाल लेते हैं। एज AB इक्वल है मैयर ऑफ AB इज इक्वल टू मैयर ऑफ AC प्लस मैयर ऑफ BC। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, AC और BC को, 4 + 4, तो 8 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर होगा। तो मैयर ऑफ AB मेरे पास 8 निकल आया और यही मेरे पास फाइनल आंसर है अपने इस पार्ट का। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ये मेरे पास फिगर है जिसमें O जो है वो सेंटर है सर्कल का। तो कॉर्ड AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स OM परपेंडिकुलर टू AB। ये OM जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। देखें ये लाइन सेगमेंट OB, जैसे इसने AB के ऊपर, AB कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाया तो इसको हमने क्या बोल दिया? OM को परपेंडिकुलर बोल दिया। और इधर ऐसे ही ON जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? CD के ऊपर, क्योंकि CD के ऊपर भी ये 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। सो मैयर ऑफ OM इक्वल टू ON, मैयर ऑफ ON इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है OM और ON, ईच लेंथ 3 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर लिख दूंगा, ये दोनों इक्वल लेंथ की हैं। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? इफ़ मैयर ऑफ AM इक्वल है 3.2, अगर AM 3.2 मुझे गिवन है यहाँ पर, ये देखें AM ये वाली लेंथ रही, इसको मैं 3.2 लिख दूंगा यहाँ पर। ये मेरे पास 3.2 है। ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास 3.2 है। तो ये 3.2 भी मुझे गिवन की गई। डिटरमिन CD, तो ये CD की पूरी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा? क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ कि ये CD की पूरी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगा इस प्रॉपर्टी को। देखें प्रॉपर्टी क्या बोलती है यहाँ पर कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो ऐसी कॉर्ड्स हों जो सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट हों, यानी कि एक जितने फासले पर हों, जैसे मेरे पास एक कॉर्ड ये है AB और दूसरी कॉर्ड मेरे पास ये है CD, तो ये सर्कल का जो सेंटर है उससे इक्वी डिस्टेंट पे हैं। यानी कि ये जो कॉर्ड है AB, ये भी ये सेंटर से 3 सेंटीमीटर के फासले पर, और ये जो मेरे पास कॉर्ड है CD, ये भी सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। यानी दोनों कॉर्ड AB और CD सेंटर से एक जितने फासले पर मौजूद है, इक्वी डिस्टेंट पर मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर वो इक्वी डिस्टेंट पे होंगी दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से, तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी सेम होगी।
तो वंस अगेन आपको मैं बता दूं, गौर से सुनिएगा कि अगर दो कॉर्ड्स जैसे ये ए बी और सी डी सर्कल के सेंटर से एक जितने फासले पर हुई, जैसे ये भी 3 सेंटीमीटर के फासले पर, ये भी 3 सेंटीमीटर के फासले पर, तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर होगी, लाजमी बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी बुक पे। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो इसका यही मतलब है कि ए बी की लेंथ जो है वो सी डी की लेंथ के इक्वल है, क्योंकि ए बी और सी डी सर्कल के सेंटर से एक जितने फासले पर मौजूद है, यानी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के फासले पर। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने पूछा क्या है यहाँ पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसने गिवन कर दी। ये लेंथ उसने हमें दी है, ए एम इक्वल है किसके, 3.2 के। तो डिटरमिन सी डी, तो सी डी की लेंथ फाइंड करने का बोला जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जैसा कि ये इक्विडिस्टेंट पे मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूँगा। अच्छा, स्टेटमेंट लिखने से पहले एक बात हम और देखेंगे यहाँ पर, कि देखें यहाँ पर चूँकि ए बी जो है वो सी डी की लेंथ के इक्वल है, तो मुझे ए बी की लेंथ पता होनी चाहिए पहले कि ए बी की लेंथ कितनी है। तो ए एम की लेंथ तो उसने गिवन कर दी हमें 3.2। तो ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए देखें, मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई परपेंडिकुलर जैसे ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस ओ बी को वो क्या कर देगा, हाफ हाफ कर देगा। तो ये पहले ही हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो ये इसका मतलब है कि ए एम इक्वल है किसके, एम बी के। तो एज ए एम मेजर ऑफ ए एम इक्वल है मेजर ऑफ एम बी के, तो ए एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3.2 है। तो एम बी भी मेरे पास कितना निकल आया, 3.2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये भी मेरे पास 3.2 निकल आया। देखें ये एम बी भी 3.2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मैं आसानी से ए बी की लेंथ फाइंड कर सकता हूँ कि ए बी जो है वो ए एम प्लस एम बी को, यानी कि 3.2 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी 3.2, तो 3.2 प्लस 3.2 करके मैं ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए ए बी की लेंथ मैंने फाइंड आउट कर ली। ए बी मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3.2 प्लस 3.2, तो 6.4। तो अब जैसे कि मैंने पहले इस प्रॉपर्टी की बात की थी, दोबारा फिर बता देता हूँ शॉर्टली, कि ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड चूँकि सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे हैं, एक जितने फासले पर हैं, तो ए बी की लेंथ सी डी की लेंथ के इक्वल होगी। तो अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसके लिए। तो स्टेटमेंट के मुताबिक एज ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्राम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि जैसे ए बी और सी डी जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पर हैं, तो फिर मेजर ऑफ सी डी इक्वल होगा मेजर ऑफ ए बी के, यानी कि सी डी जो है वो ए बी के इक्वल होगी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सी डी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी के। तो अब ए बी की लेंथ हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 6.4, तो सी डी भी 6.4 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा ए बी की, जो कि 6.4 है। तो मेरे पास मेजर ऑफ सी डी 6.4 निकल आया। और यही मैंने फाइंड करना था कि सी डी की लेंथ कितनी है। ये सी डी की लेंथ मैंने फाइंड करनी थी। स्टार्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो मेरे पास मेजर ऑफ सी डी निकल आया 6.4। तो यही मेरे पास इसका आंसर है। यूनिट इसके साथ लिख दें, सेंटीमीटर। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी 60 डिग्री। तो ये दो एंगल गिवन किए गए हैं। इफ़ मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड मेजर ऑफ बी सी, मेजर ऑफ ओ सी एंड मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। सबसे पहले मैं ये पार्ट करूँगा, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी ये फाइंड कर लूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हम गिवन में लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी
वो इक्वल है मेजर ऑफ एंगल पी ओ सी के, और वो दोनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों एंगल हैं कौन से। तो देखें ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों 60 डिग्री के एंगल हैं। तो इसको मैं देखें यहाँ पर 60 डिग्री लिख दूँगा। ये मेरे पास एंगल क्या हुआ, बी ए ओ बी, ये मेरे पास एंगल हुआ। और दूसरा एंगल मेरे पास बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, ये जो मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का ही है। तो ये वाला एंगल ए ओ बी और बी ओ सी ये 60 डिग्री के हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है ए बी सी, यानी कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड करने से पहले इस एंगल को मैं आपको बताता चलूँ कि देखें ये ओ ए और ओ बी ये रेडियस हैं किसके, इस सर्कल के, ठीक है, और रेडियस जो है वो इक्वल होते हैं, लिहाजा ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई, यानी कि ये वाली लेंथ भी और ये वाली लेंथ भी इक्वल हो गई। तो अब यहाँ से मैं इसको अरेज कर देता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि मैंने ये एंगल फाइंड आउट करना था। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये दोनों रेडियस हैं। अब इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ ए ओ बी की, तो ए ओ बी ये वाली जो ट्राइंगल है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास ट्राइंगल है। पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूँगा। इस ट्राइंगल के अंदर ये दो मेरे पास रेडियस हैं, ओ ए और ओ बी, ये रेडियस है मेरे पास। रेडियस इक्वल होते हैं, यानी कि ये दो साइड्स इस ट्राइंगल के अंदर इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड। तो इस साइड के सामने के एंगल ये और इस साइड के सामने के एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो उनको भी मैं रेड कलर से इक्वल कट्स लगा देता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। दोबारा फिर बता दूं कि चूंकि ये साइड्स इक्वल है किस साइड के, इसके, यानी कि ये दो साइड्स ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, तो इसके ओ बी के सामने वाला एंगल और इस ओ ए के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। यानी कि दो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, और आमने सामने के एंगल ये दो बन रहे हैं, इनको मैं क्या बोल दूंगा, इसको भी मैं एक्स बोल देता हूँ और इसको भी मैं एक्स बोल देता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स हो गया। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं इस एक्स एंगल को फाइंड कर लेता हूँ। तो एंगल सम का फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इन ट्राइंगल ए ओ बी जो मैंने हाईलाइट की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो एंगल सम तीनों एंगल x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल 160 डिग्री बनाएंगे। तो 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस 60 को हम उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू 160 में से मैं ये माइनस करूँगा 60, तो मेरे पास 180 में से 60 माइनस करूँगा तो 120 मेरे पास आ गया। तो मैं 120 अब इस 2 को जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके मैं डिवाइड कर दूँगा इसको। तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल मेरे पास निकल आया। ये मेरे पास ये एंगल 60 डिग्री का है, तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करके 60 डिग्री कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एंगल 60 डिग्री बन गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूँगा। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास ये ट्राइंगल, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूँगा, तो इस ट्राइंगल से भी मैं इस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। जैसे मेरे पास ये एंगल फाइंड आउट हो तो पूरे का पूरा एंगल मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर भी देखें यहाँ पर ये वाले जो दो साइड्स हैं
वो इक्वल हैं इस ट्राइंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, OBC, इस ट्राइंगल की जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये OB और OC मेरे पास क्या है, रेडियस हैं। OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, लिहाजा एंगल के सर्कल के जितने भी रेडियस हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो OB और OC इक्वल हो गए, तो इनके इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे। तो ये मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, तो ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के इक्वल होगा और इसको मैं क्या बोल दूंगा, y। ठीक है, तो आइए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC यानी कि OBC ट्राइंगल के अंदर एंगल सम का फार्मूला लगाऊंगा कि ये वाला एंगल 60 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री के। तो y प्लस 60 डिग्री, जिस तरह मैंने ऊपर किया था बिल्कुल वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये 2y बन जाएगा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। अब 60 को मैं उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 120 आएगा मेरे पास। तो यहाँ से मैं इस 2 को जाके डिवाइड कर दूंगा 120 के ऊपर, तो y भी मेरे पास 60 डिग्री ही निकला। तो देखें y मेरे पास 60 डिग्री निकला है। अब मैं इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, इस y की जगह पर 60 डिग्री रिप्लेस कर दूंगा। तो देखें ये 60 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया था स्टार्ट में, मुझसे ये एंगल पूछा गया था। देखें यहाँ पर ABC यानी कि ये पूरा एंगल पूछा गया था। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो दोनों को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास ABC आ जाएगा। यानी कि ABC एंगल 60 प्लस 60 120 डिग्री का एंगल होगा। तो ABC इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ABC 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये मेरे पास 120 डिग्री इसका आंसर आ गया। और यही मेरे पास ABC एंगल का फाइनल आंसर है, 120 डिग्री। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या फाइंड करूँगा, मेजर ऑफ BC फाइंड करूँगा। तो ये इसकी लेंथ पूछी जा रही है मुझे BC की, ये BC की जो लेंथ है, देखें यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूँगा। तो ये BC की लेंथ मुझे पूछी जा रही है। और क्या गिवन किया गया इस पार्ट में, ये पार्ट में कर रहा हूँ फाइंड BC, ये मैं कर चुका हूँ ABC। तो BC मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या गिवन किया गया इसमें, देखें इफ़ मेजर ऑफ AB 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये गिवन किया गया है मुझे 4 सेंटीमीटर, ये AB मुझे गिवन किया गया है, ठीक है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, गिवन में क्या किया गया है, मेजर ऑफ AB की लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर और BC फाइंड करने का बोला जा रहा है कि BC फाइंड करो। तो इसमें क्या लिंक है आपस में, देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी 3 यूज़ होगी। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है कि अगर कोई कॉर्ड, जैसे ये AB है, अगर ये कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है और दूसरी कॉर्ड BC वो भी 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, देखें अगर दोनों कॉर्ड्स एंगल के ऊपर इसके सेंटर के ऊपर सेम डिग्री का एंगल बनाएं तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। देखें प्रॉपर्टी 3 यहाँ पर इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, देखें ये जो कॉर्ड है ये AB, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, देखें 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ से मैं ये लाइन मार्क कर दूंगा, ये देखें 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये वाली जो कॉर्ड है BC, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इसके ऊपर सेंटर के ऊपर वो भी 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये कॉर्ड AB ये भी 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, ये कॉर्ड BC ये भी 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर एक जितना एंगल बनाएं तो वो दोनों कॉर्ड्स लेंथ में इक्वल होंगी, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब AB इक्वल होगी किसके, BC के। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि AB इक्वल है BC के, एज BC मेजर ऑफ BC इक्वल है मेजर ऑफ AB के, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स सेम एंगल बना रही हैं सेंटर के ऊपर, तो दोनों इक्वल होंगी। और BC मैंने फाइंड करना है, AB मुझे पहले से पता है, तो जाहिर बात है फिर BC भी 4 ही होगी।
तो ए बी के ऊपर ए बी की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मेजर ऑफ बी सी बी मेरे पास कितना निकला है 4 सेंटीमीटर। यानी दोनों कॉर्ड जब सेंटर के ऊपर सेम डिग्री के एंगल बना रही हैं तो ये कॉर्ड 4 है तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर की होगी। तो यही मेरे पास आंसर था इस पार्ट के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने मेजर ऑफ ओ सी फाइंड करना है। तो देखिए मेजर ऑफ ओ सी अब मैंने फाइंड करना है मेजर ऑफ ओ सी। तो इसको मैं यहाँ पर रब कर दूंगा। तो ओ सी मैंने फाइंड करना है। तो ओ सी मेरा कौन सा है, तो ये मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ एक्चुअली। तो ये मैं इस लाइन यहाँ से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि पिक्चर आपको सिंपल नज़र आए। तो यहाँ मैं एंगल फाइंड आउट कर चुका था पहले 60 डिग्री, और ये भी मेरे पास 60 डिग्री निकल आया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। ये मैंने किया था जब मैंने ए बी सी फाइंड आउट किया था। तो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ओ सी की लेंथ पूछी जा रही है। ये ओ सी की लेंथ यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूँगा और गिवन में भी लिख दूँगा यहाँ पर कुछ बातें कि इस दफ़ा क्या गिवन किया गया है और क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है मुझसे, इसकी लेंथ पूछी जा रही है। मेजर ऑफ ओ सी ये मुझसे पूछा जा रहा है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास चूँकि ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर ओ बी सी ये मेरे पास ट्रायंगल है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का, यानी इसके तीनों एंगल 60 डिग्रीज के हैं। लिहाजा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई। ये मुझे यहाँ पर गिवन है तो ये यहाँ पर मैं लिख लूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये ओ बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये बी सी मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। देखें अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ बी सी तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो बी सी मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ मेरे पास। ये देखें बी सी मैंने पिछले पार्ट में फाइंड कर लिया था 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास देखें बी सी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ये बी सी 4 सेंटीमीटर है तो फिर ये वाली जो लेंथ होगी इसकी ओ सी, चूँकि वो बी सी के इक्वल है, ये तीनों ओ बी बी सी और ओ सी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो जब बी सी 4 है तो ये लाजमी तौर पर ए सी भी 4 ही होगा। तो इस तरह मुझे ओ सी का पता चल गया। ये ओ सी मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। तो ओ सी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख लूँगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, एज ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ। क्योंकि ये जो मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ओ बी सी इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। एज ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ। और मुझे बी सी एक साइड की लेंथ का पता है मुझे बी सी, एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो ओ सी भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये वाली जो साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह मैंने ये फार्मूला यूज़ करते हुए ओ सी की लेंथ को भी फाइंड आउट कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पी क्यू आर हैं। वर्टिसेस कोनों को बोलते हैं। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर पी 1 3 क्यू 7 5 एंड आर 2 0। ये उसके कोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर अंडर द ट्रांसलेशन टी 3 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट डाउन। तो ये ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट भी इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में इंक्लूड किया गया है। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में यूज़ होता है ट्रांसलेशन, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन गिवन किया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या होती है, एक अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट लेफ़्ट या राइट पोजीशन में अगर अपनी जगह चेंज करता है तो हम उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये मेरे पास एक ये मेरे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैंने क्रॉस से शो किया है। तो ये कहाँ पे खड़ा है इस वक्त 1, इसकी एक्स वैल्यू क्या है 1, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो ये जो मेरे पास पॉइंट है इसकी उस वक़्त क्या यहाँ पर है कि 1, इसकी पोजीशन क्या है 1 एक्स एक्सिस पे है ये, और 4
कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है। तो अगर मैं ट्रांसलेशन की इसकी बात करूं तो अगर ये पॉइंट यहाँ से राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाता है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव करेगा, और अगर ये वर्टिकल यानी कि ऊपर या नीचे मूव कर जाए तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस के मूव करेगा। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशन है इसकी, कि अगर ये पॉइंट यहाँ से चलकर यहाँ पर चला जाए और फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांसलेशन होगी, इसकी एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल थी कोई पी क्यू आर, तो उसके वर्टिसेस 3 कोने उसके, ये उनकी पोजीशनें दी गई हैं, वो अपनी जगह चेंज कर चुके हैं किस फार्मूले से, किस ट्रांसलेशन से, कि 3 यूनिट राइट को चले गए हैं और 2 यूनिट डाउन को चले गए हैं। तो ये 3 यूनिट राइट और 2 यूनिट डाउन क्या है, इस ट्रांसलेशन को मैं कैसे देख सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लगाया था। तो आइए मैं अब ये ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे 3 यूनिट राइट और 2 यूनिट डाउन का क्या मतलब होगा। देखें यहाँ से ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, इसको मैं 3 यूनिट राइट चला देता हूँ। तो देखें एक यूनिट यहाँ पर, ये देखें ये यूनिट ये हैं इसके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो अगर ये पॉइंट देखें एक्स एक्सिस पे किस यूनिट पे खड़ा है इस वक्त, 1 पे खड़ा है। तो 3 यूनिट अगर राइट चला जाए तो देखें 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो 4 पे पहुंच जाएगा। जैसे 1 पे खड़ा है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो वो 4 पे पहुंच जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसके अंदर 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास ये 4th पोजीशन पे चला जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। 3 यूनिट राइट जाने का मतलब है कि मैं राइट में 3 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन गया, राइट में 3 ऐड करने से ये 3 लिख दिया मैंने। राइट में मैं क्या करूँगा, फार्मूला बना रहा हूँ, राइट में 3 ऐड करूँगा, ठीक है। और 2 यूनिट डाउन आया है तो नीचे की तरफ आ जाऊँगा 2 यूनिट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट। देखें यहाँ पर आ चुका है। तो 2 यूनिट डाउन, तो 2 यूनिट डाउन नीचे आया, तो इसको मैं यहाँ पे 2 यूनिट को -2 लिखूँगा। तो ये मेरे पास एक इसका क्या बन गया, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बन गया। इसको मैं टी बोल सकता हूँ। इस तरह मैंने ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बना लिया अपना। कैसे देखें, ट्रांसलेशन क्या दी गई थी, टी 3 यूनिट राइट। तो अगर 3 यूनिट राइट का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस में 3 यूनिट राइट की तरफ जाएंगे, तो ये चले गए 3 यूनिट राइट, 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया ये, देखें 1, 2 और 3 यूनिट राइट पे चला गया, 2 यूनिट डाउन भी आएगा। तो 1, 1 यूनिट वर्टिकली नीचे की तरफ डाउन आ रहा है, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच गया। तो 3 यूनिट राइट को मैं क्या शो करूँगा यहाँ पर, 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर मैं पॉजिटिव शो कर रहा हूँ उसका मतलब है वो राइट साइड पे जा रहा है, क्योंकि इधर को एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो चूँकि वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, लिहाजा मैंने इस 3 को क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। यहाँ मैं पॉजिटिव का साइन भी डाल देता हूँ, ये पॉजिटिव रखा है मैंने राइट साइड पे जाने की वजह से, क्योंकि राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। अगर आप राइट साइड पे मूव करने का अगर आपसे वो बोलेगा तो आप प्लस करेंगे, जितने यूनिट वो बोलेगा। जैसे 3 यूनिट राइट, तो 3 प्लस कर देंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब वर्टिकली क्या बोल रहा है, 2 यूनिट डाउन चला गया। तो डाउन में ये ऊपर +y होता है और नीचे -y होता है। तो नीचे अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर आप माइनस कर देंगे जितने यूनिट वो बोल रहा है। 2 यूनिट वो नीचे की तरफ बोल रहा है, 2 यूनिट डाउन, तो 2 यूनिट माइनस कर देंगे, तो -2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरह मैं बनाता होता हूँ अपना ट्रांसलेशन मैट्रिक। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको यहाँ पे बता दूँ। देखिए ट्रांसलेशन 3 यूनिट राइट, तो राइट की तरफ अगर जाए तो प्लस लिखना है आपने, +3, और 2 यूनिट डाउन, और डाउन की तरफ जाए तो आपने -2 लिखना है। इसी तरह अगर वो लेफ़्ट कहता 3 यूनिट लेफ़्ट, तो आप -3 लिख देते, और 2 यूनिट अप कहता तो यहाँ पर +2 कर देते। तो याद रखिएगा, राइट साइड पे जाने के लिए जितनी यूनिट राइट साइड पे बोले ट्रांसलेशन मैट्रिक बनाते वक्त, तो जितने यूनिट राइट साइड पे बोले प्लस उतने यूनिट लिख दो, जैसे +3 यूनिट। और नीचे की तरफ भी आया फर्दर ये 2 यूनिट डाउन, तो डाउन अगर बोले तो जितने यूनिट डाउन बोल रहे उतने यूनिट आप माइनस कर दो। तो ये मेरे पास ट्रांसलेशन एक मैट्रिक्स बन गया। तो अब इसकी मदद से मैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आइए अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी की मैं ट्रांसलेशन देखूंगा, ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट 1,3। तो इसकी ट्रांसलेशन मैं कैसे देख सकता हूँ, आप इसको भी मैट्रिक्स में शो कर दें, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांसलेशन, पहले मैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख देता हूँ। टी मेरे पास कितना है 3 एंड -2। तो इसके अकॉर्डिंग टू अब मैं देखूँगा इस पॉइंट पी 1,3 की ट्रांसलेशन कैसी हुई। तो इसको इसमें जस्ट हम ऐड कर देंगे, कुछ भी हमने नहीं करना। तो देखें यहाँ पर 1 3, आप इसको 1 3 लिख दें और ऐड कर दें इसके अंदर। तो ये पॉइंट P जो है वो P डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, नया पॉइंट P डैश आ जाएगा। तो आप इसमें इसकी T इसके अंदर ऐड कर दें -2। तो कितना हो गया ये 1 + 3 और 3 - 2, तो ये 4 और 1। तो मेरे पास P डैश जो है वो कितना निकल आया, ये देखें 4,1। तो इसको मैं दोबारा से कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दूंगा, ये बन गया मेरे पास 4,1। तो इसी तरह मैं बाकी सब के साथ करूँगा। तो देखें अब मैं इसकी ट्रांसलेशन देखता हूँ इस पॉइंट Q की 7 5। तो ट्रांसलेशन ऑफ Q मेरे पास कितना है 7 5। तो Q डैश आ जाएगी नई इसकी पोजीशन। तो Q 7 5 को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें और ऐड कर दें ट्रांसलेशन T जो कि मेरे पास 3 - 2 है। तो आप ऐड करेंगे तो 7 + 3 और 5 - 2। तो 7 और 3 में देखें एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाला एक्स एक्सिस होता है, नीचे वाला वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एक्स में ऐड हो जाएगा और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास 7 + 3 10 आ गया और 5 - 2 3 आ गया। तो 10,3 और यहाँ पर मेरे पास न्यू पोजीशन बन गई Q डैश 10,3। ये दोबारा मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। तो अब मैं फाइंड करूँगा R की न्यू पोजीशन। तो R के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो 2,0 है। तो ट्रांसलेशन ऑफ R जो कि मेरे पास 2,0 थे, तो ये मेरे पास न्यू पोजीशन R डैश बन जाएगी। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेता हूँ 2,0 प्लस, और मेरे पास ट्रांसलेशन मैट्रिक्स वही है 3 - 2 जो मैंने आपको ऊपर समझाया। 3 - 2, तो 2 + 3 और 0 - 2। तो 2 + 3 5 और 0 - 2 -2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास R डैश हो गया 5, -2। तो इस तरह मैंने अपने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है। तो ट्रांसलेशन मेरे पास P डैश, Q डैश और R डैश, ये आपके सामने P डैश 4,1, Q डैश 10,3 और R डैश 5, -2। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन ही शामिल किए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।